अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंगल का दिन है, 4 तारीख है और आज सुबह को मेरे पास एक खबर आई। जब आई तो मैं हैरान रह गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले, हफ्ते के दिन, कुछ यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया, कुछ जर्नलिस्टों को अपने पास बुलाया और बड़े खुलकर गिले शिकवे किए और उनको अपनी आरा दी। अब वो आरा अच्छी थी या बुरी थी, मुझे इससे नहीं गरज, लेकिन मुझे गरज इससे है कि जब मैं छोटा था और मैं अपने सीनियर वकला को देखता था, उनके मतलब सुनता था कि जनाब जजेस जो हैं वो अखबार नहीं पढ़ते, जजेस जो हैं वो टीवी नहीं देखते ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सकें और वो मेरिट के ऊपर फैसले करें, वो किसी की तरफ देख कर फैसले ना करें या उनकी जुम्बिश कलम जो है वो उसमें लग्जिश ना आए किसी तरह। लेकिन आज का जब सुप्रीम कोर्ट को मैं देखता हूँ तो मुझे गालिब के कुछ शेर याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है इजाज़ मसीहा मेरे आगे, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। पता नहीं क्या करने निकलते हैं और पता नहीं क्या कर जाते हैं। 2 महीने पहले चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा लोगों को कि जनाब आप लोग अपनी अपनी तनख्वाहें कटवाएं, हम लोग अपनी तनख्वाह कटवाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह कहा, कोर्ट में कहा, हम अपनी तनख्वाह कटवाएंगे, आप अगस्त में इलेक्शंस करवा दें। और आज मुझे खबर मिली कि 2-2 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह जज साहिबान की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। IMF से अभी स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ है, अभी ये मुआहदा हकीकी नहीं है। वो को 3 बिलियन या $3.5 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं आए, लेकिन बंदरबांट पहले शुरू हो गई है, तनख्वाहें हमने पहले बढ़वा ली हैं, अलाउंसेस हमने पहले बढ़वा ली हैं। और फिर जब एक सहाफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमें ये बताएं कि आप पेंशन्स की मद में क्या दे रहे हैं, अद्वियात की मद में क्या दे रहे हैं, मेडिकल की मद में क्या दे रहे हैं, तनख्वाहें कितनी है जज साहिबान की, मुराद कितनी वो, तो उसका जवाब मिला रजिस्ट्रार से कि ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर नहीं आता और आप ये नहीं इंक्वायर कर सकते और ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी, और ये मैंने नहीं कह रहा, मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी कि जब कोई सोसाइटी के अंदर जो है उसके ऊपर सवाल और जवाब ना हो सके कि उसकी क्या मुराद है क्या नहीं है, तो समझ लो कि वही सोसाइटी का विलन भी हो सकता है। अब ये मार्क ट्वेन ने कहा, बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा आदमी, ये मुबशर लुकमान जैसा छोटा सा एंकर नहीं कह रहा। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों आप सवाल नहीं कर सकते, जमहूरियत में क्या है? और फिर हमें दर्स देते हैं इस्लाम के, हमें दर्स देते हैं खुलफाए राशिदीन के। तो जनाब सैयदना उमर साहब के आगे, खलीफतुस्सानी के आगे जब एक शख्स खड़ा था, आम बद्दू खड़ा था, उसने कहा ए उमर तेरी 2 चादरें कहाँ से आ गई, तेरा कद तो लंबा है। तो हज़रत उमर फारूक ने उसको जवाब देने के लिए अपने बेटे को कहा कि तुम इसको जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद मोहतरम को गिफ्ट की है, इससे इनका ये ड्रेस जो है ये बन गया। तो यहाँ हम खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते। अब चीफ जस्टिस हैरान है, वो परेशान है कि उनकी बातों पे अमल नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं चीफ जस्टिस साहब, उमर अता बंदयाल साहब, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन एक तबीयत का भी फ़र्क होता है थोड़ा सा, मेरे और आपकी तबीयत में फ़र्क है। मुझे अगर कोई खुदा न खास्ता मेरे सर, मैं वज़ीर था और सेनेट में एक सवाल उठा था, सेनेट में एक सवाल उठा था और शेरी रहमान और दीगर हज़रात जो हैं वो इसकी गवाही आपको देंगे कि जनाब इसको तो मुशर्रफ ने अपॉइंट किया था, तो अब तो इलेक्शंस के बाद अब ये क्यों कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने 1 घंटे के अंदर रिज़ाइन करके मैं निकल गया था वहाँ से। मैं कहा ठीक है, ये जमहूरियत वाले आए हैं, अब ये करें अपने काम। मुझे तो एक आमिर ने अपॉइंट किया था, कोई इसमें 2 राय नहीं है, ना मैं उस पर अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे डिसीजंस को कोई ना मानता चीफ जस्टिस साहब, मैं हकीकी मानों में रिज़ाइन कर देता वहाँ से, मैं कर देता। लेकिन अब आप 2 सवालों के तो जवाब मुझे दे दीजिएगा प्लीज़, जाने से पहले, अपनी रिटायरमेंट से पहले। ये आपका फ़र्ज़ है कि हमें बताएं, हम आपकी रियाया में से हैं, हम आपके आगे, हम मी लॉर्ड आपको कहते हैं, हम योर लॉर्डशिप कहते हैं। जो टाइटल्स हमें अल्लाह को देने हैं, नऊज़ुबिल्लाह हम ज़मीन पे शिरक कर रहे हैं, हम इस तरह के टाइटल्स देके, लेकिन हम कर रहे हैं। बहरहाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं। हम सारे आपको इसी तरह ड्रेस करते हैं, झुक के अंदर आते हैं, झुक के ही बाहर जाते हैं, हम सीधे जा नहीं सकते क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल अब ये बने हुए हैं तो सारे, अब बना हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि 21 अरब रुपया लगना था, 21 अरब रुपया लगना था पंजाब में और KPK में इलेक्शंस के लिए, तो जनाब के पास आया 40 अरब रुपया, जो 190 मिलियन पाउंड्स नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने लेकर हुकूमत पाकिस्तान को दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने वो मलिक रियाज के एवज जो है वो आपको दे दिया या उधर दे दिया। उस 40 अरब का क्या हुआ?
उसमें से क्यों नहीं पैसा दे दिया गया हुकूमत को, जो इतनी दौड़ें लगवाई गई कि हुकूमत जो है 1 महीना काम ही नहीं कर सकी, ना सेनेट में काम हो सका, ना पार्लियामेंट में काम हो सका, ना कैबिनेट में काम हो सका। हर एक की दौड़ें लगी हुई है कि जी इलेक्शन कैसे करें, फंड कैसे जमा करें, ये कैसे करें। 40 अरब तो वहाँ पड़ा हुआ था, और वो किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उस अकाउंट पे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो किसके खाते में जा रहा है। मुझे ये भी सवाल मेरा एक है दूसरा कि जो डैम फंड में साकिब निसार साहब ने 12 बिलियन रुपया जमा किया, पता नहीं 8 बिलियन था या 12 बिलियन था, लेकिन बिलियंस में था, वो रकम कहाँ है चीफ जस्टिस साहब? और उस रकम के ऊपर जो सूद आ रहा है वो किसको दी जा रही है? और मुझे ये बताइएगा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको नौकर क्यों मिले होते हैं, उनको ड्राइवर क्यों मिले होते हैं, उनको गनमैन क्यों मिले होते हैं, उनको इतनी मुराद क्यों मिल रही होती हैं? तो ये मुल्क बैंकरप्ट नहीं होगा तो क्या होगा? इस मुल्क का खजाना खाली ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बर्फ गिरती है तो बेचारे सियासतदानों पे, यानी सियासतदान तो हमारा सबसे इजी टारगेट है कि उसको हम जब आता है हमारे आगे हम उसको छुरी मार देते हैं कि ये करप्ट है तो ये है, और वो बेचारा हंसता रहता है। उस बेचारे की मजबूरी है कि वह बर्दाश्त करे, वो हमें टॉलरेट करे, स्माइल करके कहे, जमहूरियत के नाम पे करे, वो अपना हमारे राइट के नाम पे करे, लेकिन वो करता है बेचारा टॉलरेट। बहुत ज़्यादा जब हमसे नाराज़ होता है तो वो माजरत ये कह लेता है कि मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं आना, आप जो है बाइस्ड हो गए हैं। लेकिन बाकी लोग जो इस मुल्क को खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इस मुल्क के ऊपर असासों के ऊपर जो है वो विराजमान होकर बैठे हुए हैं, उनसे तो हम सवाल नहीं कर सकते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुझे ज्वाइन किया, जनाब इरफान कादिर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सेनेटर राना मकबूल मेरे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब भी मेरे साथ हैं। तो मैं पूछूंगा पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से, सेनेटर साहब पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो रहा है, अवाम को आपकी हुकूमत कह रही है PDM की कि कुर्बानियाँ दें, कुर्बानियों के लिए तैयार हों, जजेस की आप 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, किस मद में? आप बादशाह हैं, आप शहनशाह हैं कि वो आली मर्तबा जो है उनका ताल्लुक हमारे से नहीं है। मैं लाहौर के जिस इलाके में हूँ वहाँ कल रात 9 बजे से आज 12:30 बजे तक बत्ती नहीं आई, कल रात 9 बजे से आज 12:30 बजे तक बत्ती नहीं आई, ठीक है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे जो है बत्ती नहीं आई। लेकिन क्या जजेस कॉलोनी में ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा भी बत्ती चली जाए? हम इंसान नहीं हैं, हम लोग टैक्स नहीं देते, हमारे टैक्सेस पे आप लोगों की तनख्वाहें नहीं होती, हमारे टैक्सेस के ऊपर, हमारे खून पसीने की कमाई के ऊपर क्या आप लोगों की ये 500 SEL मर्सिडीज है या गाड़ियां, ये पेंशनें, ये नौकर चाकर ये नहीं चल रहे होते? कामरान मुर्तज़ा साहब क्यों मुबर रहे हैं ये लोग एहतसाब से? आपकी सारी बातें ठीक हैं और हम अपनी संत दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, इससे पहले की हुकूमत हो, इसके बाद आने वाली हुकूमतें हों, वो हम अपनी संत दुरुस्त नहीं कर रहे। वो संत इसलिए दुरुस्त नहीं कर रहे कि अभी तक लोग हमारा गिरेबान नहीं पकड़ रहे, और जिस दिन लोगों ने हमारा गिरेबान पकड़ना शुरू किया, जिस दिन इस मुल्क में एक हकीकी इनकलाब की तरफ मामला चल पड़े, फिर सबकी समत दुरुस्त हो जाएगी। इस वक्त ना पॉलिटिशियन की समत दुरुस्त है, ना जनैनों की समत दुरुस्त है, ना जजों की समत दुरुस्त है। तो हम तेजी के साथ जो है ना, हम समझ रहे हैं कि इस तरह से शायद हम कोई बड़ा कमाल कर रहे हैं। हमने तमाम वसाइल का रुख अपनी तरफ मोड़ा हुआ और मसाइल का रुख हमने पब्लिक की तरफ मोड़ा हुआ, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। मैं अपनी गलती का, अपनी नाअहली का इकरार करता हूँ। सेनेटर राना मकबूल साहब, एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आप भी उसी सेनेट के मेंबर हैं, आप भी उसी सेनेट के सेनेटर हैं कि जिसने बेहयाई से, कमाल बेहयाई से चंद मिनटों के अंदर एक सीक्रेट बिल पेश किया और उसको फौरन पास करा लिया कि जितने गुजरे हुए सेनेटर्स भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, उनकी ये मुराद हो, ये मुराद हो, ये हो, ये हो, ये हो। सिर्फ जो भूल गए वो ये भूल गए कि तदफीन के वक्त भी उनका पैसा टैक्स पेयर के पैसे से जाना चाहिए, कफन दफन के लिए भी टैक्स पेयर के पैसे से जाना चाहिए, काफूर भी उनकी टैक्स पेयर के पैसे से जाना चाहिए, ठीक है ना। वो गुस्ल का भी पैसा जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से होना चाहिए। यार कितना ये बेहयाई नहीं है तो और क्या है सेनेटर राना मकबूल साहब? अब वो इम्प्लीमेंट हो या वो रिवर्स हो, लेकिन जिन लोगों ने प्रपोज किया, जिन लोगों ने उसको लिखा, जिन लोगों ने उसको सेकंड किया, क्या उनके नाम अवाम के सामने नहीं आने चाहिए, बेनकाब नहीं होना चाहिए कि ये कौन है हमारे मुजरिम? देखिए जी मुबशिर साहब, जहाँ तक तो इस इशू के मूव करने का ताल्लुक है, इसका तहर्रुक करने का ताल्लुक है, इसको सपोर्ट करने का ताल्लुक है, इसमें मैं कोई अपनी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा।
लेकिन ना तो मैंने इसको मूव किया, ना मैंने साइन किए, ना उन 40 जो सेनेटर साहबान हैं उनमें मेरा नाम है। इसलिए मैं तो इस चीज़ के वैसे ही हक में नहीं था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मुनासिब नहीं है और ना होना चाहिए था। ये आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। अब क्या न सिर्फ इस बात से बल्कि ऑनरेबल जज साहबान की जो आपने बात की है, कामरान मुर्तज़ा साहब शायद गोवा थे, उस दिन बैठे होंगे। जब मेरी बारी आई बजट पे बोलने की, तो बड़ी ऊंची आवाज में लाउड एंड क्लियर मैंने ये बात की कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक जज जो है हमें 25 लाख में पड़ रहा है पर मंथ। क्या हमारे में कोई काबिलियत किसने नहीं कहा है 25 लाख में पड़ रहा है? राना मकबूल साहब, एक मिनट ठहर जाए। कहां से 25 लाख में पड़ रहा है? आपके 35 लाख अगर केसेस पूरे पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग है, 19 साल से 15 साल से केसेस पेंडिंग है, और आप उन सारे लोगों की जब आप जमा पूंजी जो सर्फ होती है, ज़मीनें बिकती हैं, घर बिकते हैं, रेड़े बिकते हैं, उनके ट्रैक्टर बिकते हैं, और वहाँ अदालतों को पेशियां भुगताने पे, तो वो भी आपके ज़िम्मे है। आप हमें करोड़ों में पर डे पड़ रहे होते हैं, आप 25 लाख में नहीं पड़ रहे। ये तो फिर जो डैमेज हो रहा है इस कारकर्दगी की वजह से, इस परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि नेगेटिव है, अनप्रोडक्टिव है, काउंटर प्रोडक्टिव है, जो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ डिले होता है। इसके अलावा जो कैश जो है 16-17 तनख्वाह और फिर कतार अंदर कतार मुलाजम, सारी यूटिलिटी बिल फ्री, 600 लीटर पेट्रोल और व्हाट नॉट, आप उसको काउंट करते जाइए। और ये नहीं रिटायरमेंट के बाद भी होगा। बात यह है कि उसको रैशनलाइज करना, उसको राइट साइजिंग करना क्या कौम का फर्ज नहीं है? हमारा फर्ज नहीं है? ये करना चाहिए था। लेकिन ये जो हुआ है आज कल जो है, हम तो ये समझते रहे कि 2,90,000 तनख्वाह जो कम की गई है, सुबह किसी चैनल ने ये कर दिया, क्या दिया कि ये कम कर दी गई है। आज हमारी वो जजेस आपकी हिम्मत है आप जजेस की तनख्वाह कम कर दें? आपकी हिम्मत है इतनी? नहीं, हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी बात है नहीं। आपने गालिब का शेर सुनाया ना, मैं इकबाल का एक शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि फितरत अफराज से गमाज तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी मुआफ। वो इंसानों को, अफराद को तो माफ कर देगी, नमाज माफ कर देगी और चीजें माफ कर देगी, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करेगी। हम एक कलेक्टिव सिन कर रहे हैं। ये कलेक्टिव सिन को अल्लाह ताला की ज़ात ने माफ नहीं करना। ये एक डीजेनरेशन का दौर है। मोरालिटी हो, एथिक्स हो, कमिटमेंट हो, कैरेक्टर हो, कैपेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, ये एक डीजेनरेशन का माहौल है। जैसे कोकड़ा नहीं पड़ जाता तमाम चीज़ों को, ये वो माहौल है। इसलिए वी मस्ट राइज टू द ओकेजन नाउ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंटेरियन को इकट्ठे होके इसके ऊपर गौर करके एक नई सिमत का तयन करना चाहिए अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए और अपने फराइज को निभाने के लिए। नज़ीर लगारी साहब, समझता हूँ कि नज़ीर लगारी साहब, आप हमारे सीनियर हैं, और जब मैं बोल टीवी में था, आप वहाँ पे रोज़ मुझे आप समझाते थे कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो अच्छी तरीन आमरीत से बेहतर है, और रोज़ आप मुझे एक लेक्चर भी देते थे कि यार आप क्यों मुशर्रफ की तारीफ़ें करते हैं इतनी, आप अपना डेमोक्रेट्स की तारीफ़ करें। ये डेमोक्रेसी है ना आपके आगे नज़ीर लगारी साहब, कि अफराद भी और इदारे भी अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और वो चेक एंड बैलेंस के अंडर नहीं आते। स्वात एक खट्टा डेमोक्रेसी, मैं कहता हूँ आमरीत 100 गुना बेहतर है ऐसी जमहूरियत से, ये जिसकी आप तारीफ करते हैं। मैं अब भी इस पर कायम हूँ कि बदतरीन जमहूरियत आमरीत से बेहतर होती है। मैं अब भी इस पर कायम हूँ। मैं अब भी कायम हूँ इस बात पर कि जनरल अयूब खान से, जनरल याया खान से, जनरल ज़ियाउल हक से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कोई भी हुकूमत सिविलियन थी मेरे लिए काबिल कबूल थी अगर कोई इनकी जगह पर ये ना होते। और जो बर्बादियां हुई हैं वो भी हमें मालूम है। और सर मैं तो आमरीतों को देखता हूँ, चाइना को देखता हूँ, चाइना की तरक्की देख लें, सऊदीया को देखें, यूएई को देखें, बहरीन को, कतर को देखें, खुदाई कसम आज जमहूरियत ले आए, अभी बेड़ा गर्क हो जाएगा इन मुल्कों का। नहीं, मैं इस तरह से वो नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे जिस तरह के मुल्क हैं, हमारे मुल्क जो है वो एक बहुत वसीउल बुनियाद है, बहुत मल्टी, वो एक अरब सोसाइटी है और अरब सोसाइटी की अपनी अरब रिवायात हैं।
हम गुलामाना दौर में रहते हैं, हम कबायली दौर में रहते हैं, हम जागीरदारी में रहते हैं, हम करप्ट सरमायादारी में रहते हैं, हम बदतरीन किस्म की जो है एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां पर तमाम लोगों ने तमाम हरामकारी को अपनी अपनी ओनरशिप दे रखी है। कोई बात नहीं, ये जो दो काम सिर्फ आज के मैंने आपको बता दिए हैं लगारी साहब, ये तो बड़ी नेक काम है ना, ये तो नेक कारी हैं और इन पर सवाल भी नहीं हो सकेगा क्योंकि कंटेम्प्ट होगी। यही कामरान मुर्जा को मेरी बेल लेके जाना पड़ेगा। मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जिन लोगों के जिम्मे है अवाम की खिदमत करना। अच्छा, ये आते तो इस नाम से हैं, मैं इदारों की बात नहीं करूँ, इदारों को तो फिर जाएंगे, चूंकि इदारे 3 हैं, 3 के अलावा कोई इदारा नहीं है। इदारा पार्लियामेंट है, इदारा अदलिया है और इदारा जो है वो एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा कोई इदारा नहीं है। और ये पार्लियामेंट का अरकान है, बाकी सर्विसेज हैं, वो सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं और वो सिविल सर्विसेज हैं। सर्विसेज से भी ये लोग जो है हमारे सामने राणा साहब बैठे हैं, ये सर्विसेज से भी होकर आए हैं और इस वक्त जो है पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह के लोग हैं, ये हवस परस्ती नहीं है, बिल्कुल हवस परस्ती है। ये क्या तरीक़ाकार है कि जनाब आप जब आपके पास अख्तियार हो, जब आप अपने मराहत बढ़ाना चाहें तो आप मराहत को इस हद तक ले जाएं कि आप नदामत महसूस करें, बल्कि आपकी पूरी सोसाइटी नदामत महसूस करे, आपका हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नदामत महसूस करे। इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान ने में से किसी ने तो कहा होता, यार ये क्या हो रहा है, ये तनख्वाहें किस बात के लिए बढ़ाई जा रही हैं, कौन किस चीज़ के लिए सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो आपने मुकर्रर किया हुआ है कि 30,000 पाकिस्तान के लोगों में से पूरे के पूरे 90% लोग जो हैं उनको इस तरह की बरात नहीं मिलती हैं। आप सर्विसेज में देखें कितने लोग होंगे, 5-7 लाख जो हैं वो मिलिट्री में होंगे और 4-5 लाख जो हैं आपके सिविल सर्विसेज में होंगे। ये लोग जो तनख्वाहें, उनमें भी लोअर ग्रेड के लोग जो हैं उनको क्या तनख्वाहें मिलती हैं, तो सिर्फ अपर ग्रेड 16-17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक वाले तो ठीक है, 1% होंगे वो ऐश करते हैं। बाकी लोग जो हैं उनकी क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है क्लर्क की, क्या जिंदगी है सीनियर क्लर्क की, क्या जिंदगी है सुपरिटेंडेंट की, क्या जिंदगी है स्कूल टीचर की, क्या जिंदगी है प्राइमरी स्कूल टीचर की, सेकेंडरी स्कूल टीचर की, क्या जिंदगी है इन लोगों की, क्या जिंदगी है क्लर्कों की जो बैठे हुए हैं और किर्ब खुदा जो बैठे हुए हैं उसके फाइलें लेकर अपने पास और जो फाइलों पर 1-1 रुपए के लिए बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर एक वहशत है, एक खौफ है, एक दहशत है और सिर्फ लूट मार जो एक करेंसी है, लूट मार एक करेंसी है तमाम लोगों के पास, हर तरह के लोगों के पास, हर तरह के मराहत याफ्ता लोगों के पास लूट मार एक करेंसी। चले यहाँ पे एक शुरू हो जाते हैं ना, अभी तो हम एक ही इदारे के ऊपर बात कर रहे हैं। बैरिस्टर कामरान मुर्जा मेरे साथ ही हैं, सेनेटर भी हैं वो। कामरान साहब एक काम तो कर लेना, फिर मैं ऑन एयर ही आपसे पूछ लेता हूँ ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो गवाह होगी इस बात की कि आप कल मेरे नाम से, चाहे मुझे जेल हो जो मर्जी हो, ये तो आप पिटीशन करें सुप्रीम कोर्ट में, हमें पता हो कि क्या खर्चे हो रहे हैं और हमें पता हो कि वो अरबों रुपया कहाँ पे पड़ा है हमारा और उसका इंटरेस्ट कौन खा रहा है। इतना तो हमारा हक है ना पता करने का। वो वैसे आपको पता करके बता देते हैं, आपको जो तफसील चाहिए पता करके हम चाहते हैं ऑफिशियली हमें पता चले, ऑफिशियली पता चले। सर ये कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ये करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के लिए करना है सेनेटर साहब। बिल्कुल, उसमें जब तक वो आपने जो अपना जब शुरू किया था प्रोग्राम तो आपने हज़रत उमर की भी मिसाल दी थी और भी एक साथ की मिसाल दी थी। तो जब तक लोग जवाबदेह नहीं होंगे, जब तक लोग मेरे कपड़ों के हवाले से, मेरी जायदाद के हवाले से, मेरे बैंक अकाउंट्स के हवाले से वो हमसे पूछ नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से आए हैं, तुम्हारा बाप तो ये करता था, तुम्हारा दादा तो ये काम करता था, और उसके बाद अचानक जो है ना तुमको दिन दुगनी रात चुगनी जो ना ये फर्क कहाँ से लग गए। जब तक लोग ये पूछ नहीं पाएंगे, जब तक लोगों को ये हक नहीं देंगे, मामला सीधे नहीं होंगे। हमने जो है ना एक जो ये लीड बनाई हुई है, इशराफिया बनाया हुआ है, इसको जो है वो जवाबदेह करना पड़ेगा। मैं हाजिर हूं। सेनेटर साहब, अर्ज ये है कि मैं आपको बड़े महदूद अपना आदाद शुमार दे देता हूँ, कता नज़र इसके कि अक्टूबर में इलेक्शन होता है या नवंबर में होता है, किसकी हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, JUI की आती है, PMLN की आती है, MQM की आती है, PTI की, जिस मर्जी जमात की हुकूमत आई, या कोएलिशन गवर्नमेंट आती है, हंग पार्लियामेंट आती है, कता नज़र उसके आपको अगले साल $25 बिलियन कर्जा अदा करना है।
और $25 बिलियन कर्जे के लिए आज जो बिजली का बिल है, मैं तो अब शायद अगले महीने से देने से कासिर हूँ। तो मेरे नीचे वाले जो हैं, पता नहीं उन बेचारों का क्या हाल है। तो कामरान साहब, प्रॉब्लम ये है कि कुर्बानी सिर्फ हम लोगों ने देनी है, अवाम ने देनी है। तो ये जो अशराफिया है हमारी, ये जब इन गाड़ियों में 500 SEL पे हमारे सामने से गुजर रही होगी, तो आप समझें कि अवाम का कहर आएगा फिर उठकर। सर मैं आपको करेक्ट कर दूं, $23 बिलियन हमको एक साल में अदा करना है और 3 सालों में $74 बिलियन जो ना हमको वापस रिटर्न करना है। आप इसको हिसाब करिए, आप कहाँ से अदा करेंगे। मैं बखुदा मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैं इंतहाई खौफजदा हूँ, इसलिए खौफजदा नहीं कि किसी और से डरता हूँ, इन आदाद शुमार से डरता हूँ। मैं सर पकड़ के बाज़-औक़ात बैठ जाता हूँ। राना मकबूल साहब, कैसे चलाएंगे आप लोग ये हुकूमत? इस तरह के जब तक आप अनपॉपुलर फैसले नहीं करेंगे, जब तक आप ये GORs को, म्यो गार्डन्स को, इन सारों को बेचेंगे नहीं, ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप लोगों ने रियल एस्टेट अब अपने नाम की हुई है, बाबुओं के नाम की हुई है, और ये जो हमारे इवन चाहे जज साहिबान हो, रिटायर हो के उनके पास इतने इतने नौकर हो, इतने इतने ड्राइवर, इतनी इतनी गाड़ियाँ, क्यों भाई? शहंशाह अकबर के बेटे हैं, किसके बच्चे हैं ये लोग? नहीं, ये बात इसमें सही है, कोई इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। और इशू ये न सिर्फ ये है, बल्कि जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे स्टील मिल्स है और PIA है और मैनी अदर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक लाइबिलिटी है गरीब मुल्क के ऊपर। हम अभी तक भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सके, ना डिसइन्वेस्टमेंट कर सके हैं, ना प्राइवेटाइज कर सके हैं। आइडेंटिकली जो आपने ये रियल स्टेट का, जो GORs का और डिस्ट्रिक्ट में जो 12 एकड़ 18 एकड़ 1 मुरब्बा जो बड़ी वैल्यूएबल लैंड है, जिससे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। इसी तरह रेलवे की लैंड बहुत ज़्यादा है जिसपे लोग नजायज़ काबज़ हैं, औकाफ भी नजायज़ काबज़ हैं। लोग फॉरेस्ट की ज़मीनों पर लेकर कनाल रेस्ट हाउसेस जो जिसके साथ 5-5 4-4 मुरब्बे हैं, वो जो जाबर लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये सारे काम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कौन करेगा? और जी देखिए, अब इलेक्शन हो रहे हैं, आप सारे सियासतदान तो एक दूसरे के दोस्त हैं। बताइए, मेरी यार सुने, मेरी घर सुन ले। अगर हमारी हुकूमत आई तो मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन हम अपना जोर लगा दें कि जो बातें आपने इंडिकेट की हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। ये वक्त बार बार नहीं आता और ये ज़िंदगी भी बार बार नहीं आती। आप अपनी ज़िंदगी को लोगों की वेलफेयर की और खिदमत के लिए झोंक देना चाहिए। इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती किसी आदमी की भी। और मैं समझता हूँ कि PMLN जो है वो नए मिशन के साथ काम करेगी। ये हमारा इंतज़ाम कर देना कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जो है 17 तक कितना अच्छा काम कर रहे थे, कि सारे इंडिकेटर्स कितने अच्छे थे, कोई बाजवा या कोई फैज़ हमीद नामे पड़ जाए। आप अपने आप को तो ठीक कर लेना पहले, अपनी सफ़ों को। आपके तो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, आपकी शाहिद खाकान की और एहसन इकबाल की खत्म होंगी, सारों की मरियम नवाज से खत्म होंगी, तो कुछ और पाउडर मुबश्शिर साहब, बात लड़ाई तो है ना, डिसएग्रीमेंट तो है ना। नहीं, लड़ाई खत्म, उनकी लड़ाई का क्या है जी। बात तो ये है कि इस किस्म का आपको कंटिन्यूटी की जरूरत है, आपको सिस्टम में प्रेडिक्टेबिलिटी की जरूरत है। किसी मुल्क की इकोनॉमी या सिस्टम नहीं चलता जब तक आगे से जो क्लियर ना हो कि क्या करना है। मतलब आप देखें कि 1991 से 93 तक जब मियाँ नवाज साहब का दौर आया था तो कितनी ज़्यादा एक तरह से एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट हुई थी, और उस वक्त इंडिया का कितना बुरा हाल था। इंडिया की ये कैफियत थी कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो $2.1 बिलियन थे। और मनमोहन केम टू पाकिस्तान, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। उसने सारा कुछ आके एग्जामिन किया और जाके उसने इसको एक तरह से कॉपी करने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हुआ? कि कंटिन्यूटी थी, वहां कोई ताले आजमा नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं। ये नहीं कहा कि उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो ये जो मेशनरी होती है ना फ्रॉम आउटसाइड, इसका बंदोबस्त भी तो जरूरी है या नहीं है? अब तो चलो लकीली ये सेटअप जो है, इन्होंने कहा कि हम करीब नहीं जाएंगे। वो तो हमारे मोहसिन ने, इमरान खान ने ऐसा हरकत कर दी कि उनको इसमें आना पड़ा, वरना वो तो कानों में हाथ लगा के अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आंदा भी इनकी थिंकिंग ये रही, अगर नून लीग की या इनके एलाइज की हुकूमत को डिस्टर्ब ना किया गया तो आप देखें इसके रिजल्ट आएंगे।
आपको अभी भी यकीन है कि आप जीत रहे हैं? हाँ जी, यकीन है हमें जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं आऊँगा अल्लाह एक की ब्रेक के कसम बाद जी। इसके आप आता हूँ, एक ब्रेक के बाद इस पे आता हूँ। हिस्ट्री रहते हैं, मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जनाब सेनेटर राना मकबूल, नज़ीर लगारी और सेनेटर कामरान मुर्सा मेरे साथ ही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले राना मकबूल साहब जो हैं वो अल्लाह के घर से ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने वोट किसको देना है आज मैं आपको बता रहा हूँ, और अगले 3 महीने तक आपको बताता रहूँगा जब तक इलेक्शंस नहीं होते। और नज़ीर लगारी साहब, आप गवाह रहिएगा मेरी इस बात का, मैं कम अज़ कम उसको वोट दूंगा जो ये अलग बात करे कि जी मैं मिनिस्टर्स हाउस में नहीं रहूँगा, मैं किसी घर में नहीं रहूँगा सरकार के, मैं सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करूँगा, सरकार का फ्यूल नहीं लूँगा, मैं अपनी ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, मैं वो मुराद नहीं लूँगा, मैं ये मोटरवे पे टैक्स अपने लिए माफ़ नहीं कराऊँगा, मैं जहाज़ के फ्री टिकट्स अपने लिए नहीं लूँगा। और ये जो हज करने जाते हैं सरकारी खर्चे पे, पता नहीं किस मुँह से ये अल्लाह के घर चले जाते हैं सरकारी खर्चों के ऊपर, बड़े हौसला है। मैं उन सहाफ़ियों की भी बात कर रहा हूँ जो जाते हैं मुराद को लेकर सरकारी तौर पे, उन पे भी बस अल्लाह ही निमटे उनको, मैं क्या कहूँ उनको, बाकी उनको खैर है। क्यों हम ऐसे लोगों को वोट ना दें लगारी साहब, जो हमसे कम से कम ये वादा करें कि वो अपनी औकात में रहेंगे और वाकई पता चलेगा वो खिदमत करना चाहते हैं कि नहीं लोगों की। मुबाशर साहब, आपने बहुत इम्तिहान में डाल दिया पूरी कौम को, और आपका ये प्रोग्राम हमेशा एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। मैं इंतहाई आजिज़ आदमी हूँ। मैं 20 साल तक एक इदारे में एडिटर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अरसा, और मैं बहुत अरसे तक मैं ग्रुप एडिटर रहा हूँ, और तमाम मीडिया जो है वो मेरे, तो उस वक्त उस तमाम अखबारात जो थे उसके सारे फैसले मैं करता था। लेकिन मैं अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी भी सरकारी खर्च पर किसी दौरे पर नहीं गया हूँ, ना बैरून मुल्क ना अंदरून मुल्क। और इस तरह की कोई चीज़ जो है, मैंने, वो नहीं है कि मैं बहुत पारसा हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक गुनाहगार, एक आम सा आदमी हूँ, और मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है। और मैं 45 साल की सहाफ़त में अब भी किराए के घर में रहता हूँ। यहाँ पर मेरा अपना घर नहीं है। एक कच्ची आबादी में मेरा 2 कमरों का घर था, और वही घर अब भी मेरे पास है, जो मेरी बेगम के नाम पर है, वो मेरे नाम पर भी नहीं है। तो ये है जो सूरत हाल मेरे अपनी है, और मैं इसको ये नहीं कहता हूँ, मुझे नदामत हो रही है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप रह सकते हैं, और मेरे लिए कोई बात नहीं है फुटपाथ पर सो जाना। मेरी ज़िंदगी में मैंने छत के बगैर रहना सीखा है। मैं छत के बगैर रहा हूँ, मुझे पता है भूख कैसे लगती है। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ बर्दाश्त की है। मुझे ये मालूम है कि जब छत नहीं होती है तो आपको बारिशों में और धूप में और कड़कड़ाती धूप में आपको कैसे रहना है, ये मुझे मालूम है। मैं उन तमाम इलाकों में रहा हूँ जहाँ शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है, और मैंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है। और मेरा ये कोई ना बिल्कुल नहीं है ऐसा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम हम ये तो समझें कि यार ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अगर 22 करोड़ में से 21 करोड़ लोग जो है अगर पेट भरकर खाना नहीं खा सकते और सिर्फ 1 करोड़ आदमी खाना खा सकते हैं, तो फिर हमें नदामत होनी चाहिए, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। इस मुल्क के लोगों को इलाज की सहूलतें मुयसर नहीं है। अभी आप वो पूरे घपड़े पढ़ रहे हैं उनके बारे में कि लोगों ने किस तरह से मुख्तलिफ मद्दात में अपने कार्डों को इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूटे हैं, किस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह से मराहत आती है और मराहत का किस बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, वो आप उनके बारे में सुन रहे हैं। इसलिए कि सोसाइटी के नॉर्म्स करप्ट कर दिए गए हैं। हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। आपने बड़ी जुर्रत की है, बड़े सवाल किए हैं, बड़े इदारों के बारे में बड़ी बातें की हैं, और ये आपकी हिम्मत की बात है, और सुनने वालों को भी सुनना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब पैमरा से सवाल कीजिए, पैमरा साहब तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, और किस तरह का मुबशिर लुकमान साहब का प्रोग्राम। यार ये बातें तो सुनो ना, लोगों के दिल का तो सुनो ना। लोगों के पास नहीं है,
लोगों के पास भूख है, अफलास है, बीमारी है, आजारी है, नंग है। उनके बच्चे बगैर जूते के गर्मी में फिर रहे होते हैं, उनके बच्चे सर्दियों में जो है बगैर जूते के और बगैर कपड़ों के घूम रहे होते हैं। हमारे बच्चे, आप चले मेरे साथ जिहाद में, आप चले डेरा गाजी खान, आप चले सिब्बी, आप चले लसबेला, आप चले मेरे साथ मकरान में, पंजगूर में, आप इस तरफ के चले हमारे ठट्ठा में, आगे चलते हैं बदीन में। यहाँ पर गुर्बत की जो आलम है, और इस तरफ को जोई में, और आगे चले जाएं, कौन सा खैबर पख्तूनख्वा में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, कौन सा किसी और सूबे में, पंजाब में। मैंने अपनी बेटी से कहा था, मैंने ये देखो, ये जो औरत जो है, ये लाहौर शहर के अंदर ये 5 बकरियों को लेकर, अपनी बकरियां लेकर जा रही है, जिसके पाँव जुट नहीं, और सर्दी का दिसंबर का महीना है। बेटा इसके साथ हमारा क्या झगड़ा है? लाहौर में रहती है, इसके साथ हमारा क्या तनाजा? तो हमारा उसके साथ कोई तनाजा नहीं। जो जिसको कुछ नहीं है, जिसके साथ हमारा क्या तनाजा हो सकता है? जिसके पास हल में मजीद का एक रिकॉर्ड लगा कि हल में मजीद और आपकी आवाज टूट रही है लगाई साहब, मैं दोबारा से अखबार तो कर लेती है, करती नहीं। मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ नहीं, फिर ऐसा नहीं है। ये मिल्लत क्या गुनाह कर रही है? लोग क्या गुनाह कर रहे हैं? ये 21 करोड़ लोग क्या गुनाह कर रहे हैं? अपराध, हुक्मरान तबकात, हुक्मरान अशराफिया, ये कर रही है सब कुछ। और हुक्मरान अशराफिया में हर तरह के हुक्मरान, हर रंग के हुक्मरान, हर नस्ल के हुक्मरान जो हुक्मरानी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो कामरान मुर्जा साहब, जो सरकारी घर में नहीं रहेगा, सरकारी गाड़ी नहीं लेगा, सरकारी मुराद नहीं लेगा, जो इस तरह की फसूलियात नहीं करेगा, उसके लिए मेरा वोट हाजिर है। क्या आप तैयार हैं? सर मैं तैयार हूँ, मगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा इसको, जो वो कमाता है जो कानून के मुताबिक होता है। अगर आप नहीं, उसमें मेरा कोई इतराज नहीं, उसमें मेरा कोई इतराज नहीं है, उस पे इतराज मैं पब्लिक उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उससे आगे नहीं, जो पब्लिक में भी जो उसकी तनख्वाह जो बनती है सिर्फ वो, या जो उसकी मराद जो बनती है कानून ने दी है, उस हद तक तो उसको परमिजेबल है। उसके आगे मैं तो अब ये बात कर रहा हूँ कि ये मुराद पे सर्जरी करनी पड़ेगी सेनेटर साहब। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। ये वो सर्जरी जो है ना ऊपर से शुरू होगी। पानी गंदा ऊपर से है, अगर आपने गंदा पानी अगर गंद ठीक करना है ऊपर से साफ कर लीजिए, नीचे नहीं जाएगा। नीचे वाले का कोई कसूर है भी नहीं है, कसूर मेरा और आपका है मुबशर भाई, कसूर मेरा और राना साहब का, कसूर मेरा और लगारी साहब का है, हम जैसे लोगों का कसूर है। और फिर उसमें पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा कसूर है शायद, जो बात को समझते भी हैं, उसके बाद समझने के बाद भी उसके ऊपर चुप रहते हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हम तो मरे में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड रिटर्न लोगों के खुदा के लिए, ये बाहर के जो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, ये हमें उल्टी मतें डाल जाते हैं सर। वो फिर एक क्लास के लोग हैं, वो एक मखसूस क्लास के लोग हैं। वो मखसूस क्लास जो है वो उस पर काबिज है, और शायद अभी हमको अपनी जिंदगी में नजर नहीं आता, कम से कम क्या हम उनका कब्जा। अभी आपके 2 महीने पहले जमीयत उलमा इस्लाम के एक लीडर की डेथ हुई ट्रैफिक हादसे में, उनका इंतकाल हुआ, ठीक है ना। और मैं उनके जनाजे को देख रहा था और उनके घर को देख रहा था कि कच्चा घर बना हुआ था उनका, और मेरे दिल में ये ख्याल है कि ये शख्स इतने साल से पार्लियामेंटेरियन है, सब कुछ है, और कच्चे घर में है, जिस तरह के गाँव में है, ये बाकायदा फी दुनिया वलीउल्लाह है ये शख्स। सर मैं उससे एक और वाकया सुना देता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सुनाया था। ये तुर्की के लिए इमदाद के पैसे जा रहे थे, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकूंगा। बज़ाहिर ये तो बहुत बुरी बात है, मगर साथ उसने पीएम को बताया कि मेरे पास मेरे घर चलाने के लिए इसके अलावा और कोई वसाइल नहीं है। अगर मैं तनख्वाह दे दूंगा तुर्की के उसकी इमदाद के लिए, तो फिर उसके बाद मेरा हाल ये होगा कि मैं घर में भूख से मरेंगे बच्चे मेरे। तो कोई और इमदाद मांगे किसी और से फिर। तो ये जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं आएगा, मामला सीधे नहीं होंगे सर। राना मकबूल साहब, आपके लीडर्स में तो ये स्टैंडर्ड मुश्किल से आएगा। देखें, बात यह है कि अगर किसी ने हलाल की कमाई की है तो आप उसमें कोई इतराज नहीं, डिस्करेज का। मेरी बात सुन लेना, मैं वही बात कर रहा हूँ। आपने एक सुना हुआ सेइंग भी है, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल भी है कुछ स्टेट्स का, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। दैट्स ट्रू। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। बंदे की सलाहियत और उसकी आउटपुट के मुताबिक जो है
उसको कॉम्पनसेट। नहीं, मैं कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूँ, लेकिन जिस बात पे मैं बिलीव नहीं करता, जो मेरे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात शुरू हुए थे, उनमें सरे फहरिस्त शायद मुझे तो याद नहीं और कौन सा था, लेकिन ये ज़रूर था कि जनाब हमने तो वादा ये किया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के उनमें वहाँ पे सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाएंगे। वो कब शुरू होगा? ठीक है ना, जब हम इतनी फंडामेंटल चीज़ें नहीं कर सकते, इतनी बेसिक चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शान और शौकत दिखानी है, हमें वो परंपरा दिखानी है जैसे वो इंडियन मूवीज़ में कहते हैं, तो फिर हम कैसे अपना, किस मुंह से हम इन लोगों में जाते हैं? अब आप राणा साहब, मैं चले बड़ा बोल नहीं बोलता, आपसे मैं नहीं कहूँगा कि आप कमेंट करें, ये मैं लगारी साहब से कमेंट ले लूँगा इसके ऊपर। ये जो सारे जहांगीर तरीन के साथ जाके मिले हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ के, यार इनको शर्म भी नहीं आती है? कितने साल इन्होंने फ़ायदे लिए, कितने साल इन्होंने खाया, आराम खाया, और मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने आराम खाया उसमें से, और कितने अपना ये फिरौन बने हुए थे, और उतनी आसानी से ये उधर जाके मिल गए और अब ये धुल गए। ये किस मुंह से अवाम के सामने आएंगे? सॉरी मैं आपसे नहीं कह रहा नज़ीर लगारी साहब, क्योंकि मैं सियासतदानों को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता कि वो इन सवालों के जवाब दें। यानी ये कोई सियासतदान है? ये तो बहरूपिये हैं, ये तो डाकू हैं, डकैतों से बुरे हैं। ये तो फिर ये तो छांगा मांगा इनका नाम रखना चाहिए। ये सिस्टम जो है ना, बुनियादी तौर पर तो सिस्टम करप्ट है और सिस्टम का मैकेनिज्म करप्ट है। आप करप्शन को वहाँ से ख़त्म करें। अगर हम लोगों को कहते हैं कि जी उसकी सलाहियत के मुताबिक दें, तो हमें यह भी ज़रूर देखना है कि लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक दें, उनकी ज़रूरत के मुताबिक काम तो मिले। अब चलें ना, पूरे के पूरे पाकिस्तान के एक एक ज़िले में चलते हैं और जहाँ जहाँ पर भी कोई जॉब आई है उस पर देखें, कोई एक जॉब किसी एक मकाम पर किसी एक शहर में पैसों के बगैर आपको जॉब मिलती है? लोगों को ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, लोगों को मवेशी बेचने पड़ते हैं, लोगों को अपने घर बार, इस पे कभी सुओ मोटो नहीं होगा, इस पे सुओ मोटो नहीं होगा। लेकिन मैं आता हूँ आप पे, क्योंकि मुझे ज्वाइन किया है जनाब कादिर साहब ने। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। इरफान कादिर साहब, आप प्रोग्राम में बड़े लेट आप आए। जो शुरू में 20 मिनट मैंने किया, मुझे जो एक्चुअली मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, मुल्क उधार पे है, मुल्क कर्ज़ों पे है, मुल्क ने अगले साल भी $25 बिलियन देना है, तो आज सुबह को, यानी चीफ जस्टिस साहब तो कहते थे कि हमारी तनख्वाहें काट लो और इलेक्शंस करवा दो। आज सुबह मैं उठा तो पता चला कि जज साहिबान की पता नहीं कितने लाख तनख्वाहें बढ़ गई हैं, मुराद बढ़ गई हैं, और जो 40 अरब रुपया आया हुआ है नेशनल क्राइम एजेंसी यूके से, उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा कि वो किस अकाउंट में और उसका सूद कौन खा रहा है। और जो डैम फंड बना हुआ था उसके ऊपर जितना आ गया, यानी मैं अगर पता करता हूँ इरफान कादिर साहब से, मैं ये पूछता हूँ जनाब इरफान कादिर साहब, आप इतने माया नाज अटॉर्नी जनरल, पता नहीं कौन कौन से ओहदे आपको मिले हुए, मुझे बताएं कि हमारी अदलिया के ऊपर क्या खर्च हो रहा है, क्या मुराद उनको मिल रही हैं। तो मुझे रजिस्ट्रार की तरफ से बताया जाता है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आता। यार इरफान साहब, ये कैसी जमहूरियत है? रजिस्ट्रार बिल्कुल गलत कहता है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है, क्योंकि इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट कि ये जो भी तनख्वाहें हैं, जो मुराद हैं, इनमें पैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फेडरल मिनिस्टर्स और उनके लेवल के लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें कम हों और जजों की ज़्यादा हों। तो ये तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और ये जब कहते हैं कि हम कस्टोडियंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और हमने इन्फोर्स करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर यहाँ पे अपनी तनख्वाहें जब वो का मुवाजना करते हैं दूसरे बड़े ओहदों से जो कि इनसे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये किस तरह जस्टिफाई करते हैं? क्या ये ज़्यादा काम करते हैं बाकी लोगों से? ये छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं? मैं नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्यों, कितनी समर वेकेशन होती हैं? मुझे तो आज तक अपना ये PNA ने समर वेकेशन नहीं दी है, ना विंटर वेकेशन देती है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इस चीज को इन्होंने भी देखना है और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को भी ये देखना चाहिए, बिकॉज लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई करना चाहिए और मराहत जो है वो भी उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू पोजीशन होना चाहिए। इरफान कादिर साहब, आप तो मुझे ये कहते थे जब आप एक दफ़ा मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और आपने बड़ा मुझे सरजनिश करके कहा था कि देखें जजेस के ऊपर बात ना किया करें,
क्योंकि ये ना अखबार पढ़ेंगे ना टीवी देखेंगे, ये नहीं चाहते कि इन्फ्लुएंस हो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपके चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स और जर्नलिस्टों से मुलाकात की है और पूरे राजो न्याज किए हैं हफ्ते के दिन। कौन सी आप मुझे पट्टियाँ पढ़ा रहे थे इरफान साहब? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मैं जो कह रहा था वो बात अपनी जगह ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब को नहीं चाहिए था कि इस तरह से एक खास ग्रुप के लोगों को इस तरह से मिलते, अगर कि वो मिले हैं तो, और आपकी वसातत से मुझे ये पता चल रहा है, तो ये चीफ जस्टिस को ज़ेद नहीं देता कि चंद लोगों को मिले और सारों को ना मिले और इस तरह से, बल्कि उनके तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है कि वो पब्लिसिटी भी नहीं सीख करेंगे और वो मीडिया में भी नहीं जाएंगे। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा है कि ये ऐसी एक्टिविटीज वो करेंगे ही नहीं, उनका स्वाय अपने फैसलों के कोर्ट वर्क के इस तरह की चीज़ों में वो डिस्करेज किया कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इनको। अच्छा, तो इरफान कादर साहब, जितने मैं सवालात उठा रहा हूँ अपने वीलॉग्स में और अपने चैनल पे, कितने चांसेस हैं मेरे पर कंटेम्प्ट लगने के? आपको बिल्कुल कंटेम्प्ट नहीं लग सकती, क्योंकि ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन जो है और जिसमें सच्चाई हो वो वैसे ही उसको कंटेम्प्ट में के जुमरे में नहीं आता। सच्चाई ये है इरफान कादर साहब कि हम आवाम को कहते हैं कुर्बानियाँ दें, हम मुश्किल दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी अशराफिया जो है वो अपनी मुराद में इजाफे करती रहती है। और अभी अब देखें, इसके बाद कोई रीज़न रह जाता है कि हम लोग एज अ स्टेट, एज अ कंट्री इररेलेवेंट ना हो बाहर की दुनिया के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इस तरह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखना चाहिए, और अपना जो जाती मफाद है उससे बाहर निकल के हमें कौम का सोचना पड़ेगा, वरना वो वक्त दूर नहीं है जब कौम जो है फिर सबको कटहरे में खड़ा करेगी। इरफान कादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना मकबूल साहब, सुन लिया आपने कादर साहब की गुफ्तगू? जी जी, आपकी भी सबको खड़ा सुनी करेगी, है, लगारी साहब की भी सुनी है, कामरान साहब की भी सुनी है। There are lot many lessons to learn and implement and take substantive steps. आपने मुझे इकबाल का शेर सुनाया था ना, एक मिसरा मैं भी आपको इकबाल का सुना दूं कि मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। ठीक है, तो या मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर आप लोग हमसे हैं, हमारे अलावा आप लोग भी कुछ नहीं। हाँ, इसमें कुछ शक है जी, बिल्कुल सबका साथ है इकट्ठा। आपने ये खामखा यानी कि वो यू हैव प्रेस्ड द रन ऑफ, इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा था, आपने कह ही दिया है कि उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आंख, उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आंख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। मकसद है साहिल से टकराना और कामयाबी हासिल करना। आज शेर व शायरी करते रहते हैं, चलते चलते आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा। आपको मैं फिर फैज़ अहमद फैज़ का भी एक शेर सुनाता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा सादिकार है। अवाम की तरफ से मैं सुनाऊँगा आपको। वो जो फैज़ अहमद फैज़ का दीवान है ना, वो उसका पहला यानी शेर जो है वो ये है कि मेरे कातिलों को नवीद हो, मेरे कातिलों को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया। ऐसी जमहूरियत से अल्लाह हमें माफ़ करे। अंटिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।